औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। डियर व्यूअर्स, जैसा कि पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 जो हमारा था उसमें मैंने वादा किया था आपसे कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इंशाअल्लाह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पे होगा, जिसको मोंटेग्यू जेम्स फोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एक्ट है हिंदुस्तान की तारीख़ में, जिसमें हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं हिंदुस्तान के जो लोग हैं, और स्पेशली उसमें मुसलमान भी चूँकि शामिल थे, तो हिंदुस्तान के तमाम लोग जो हैं उनको एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसमें इन्वॉल्व किया गया। इस हवाले से गो के जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके मेंबर्स जो हैं उनकी तादाद को 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसमें बढ़ाया गया, 60 किया गया, और उसमें 27 मेंबर्स जो थे उनको इलेक्ट किया जाना था। लेकिन वो जो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन था वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, और उसमें जो जिन लोगों ने वोट कास्ट करना था, जो वोटर्स था, उसकी क्वालिफ़िकेशन इतनी सख्त किस्म की क्वालिफ़िकेशंस थी, स्ट्रिक्ट किस्म की क्वालिफ़िकेशंस थी कि उन क्वालिफ़िकेशंस पे पूरा उतरना ये हर एक की बस की बात नहीं थी। इसी वास्ते पूरे हिंदुस्तान से चंद 100 लोग जो थे वो वोट देने के अहल थे, और उन चंद 100 लोगों ने जो मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और मेंबर्स ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनसिपल कमेटीज़ या म्यूनसिपैलिटीज़ जिसको हम कहेंगे, उनके मेंबर्स को उन्होंने इलेक्ट करना था। लोकल गवर्नमेंट के इदारों को उन्होंने इलेक्ट करना था, उनके मेंबर्स को उन्होंने इलेक्ट करना था। और लोकल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस थे उनके जो मेंबर्स हैं उन्होंने प्रोविंशियल असेंबलीज़ के मेंबर को, और प्रोविंशियल असेंबलीज़ के मेंबर्स ने मरकज़ी जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जिसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम दिया गया, उसके मेंबर्स को इलेक्ट करना था। लिहाजा ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और इनडायरेक्ट प्रोसेस था। इस पे हिंदुस्तान के लोगों को बहुत सारे एतराज़ात थे, और उनमें से 2 एतराज़ बड़े अहम थे जो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किए, और अब मैं मज़ीद उनको एक दफ़ा आपके सामने रखता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। वो एतराज़ क्या थे? एक तो गवर्नर जनरल की पावर्स पे एतराज़ था कि जब आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, हिंदुस्तान के लोगों को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का ख्वाब दिखा रहे हैं, तो फिर गवर्नर जनरल के पास ये जो पावर्स आप दे रहे हैं ये जस्टिफाएबल नहीं है। क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, जो खासतौर पर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, उसके पास नॉमिनल पावर्स होती हैं, रस्मी पावर्स होती हैं, और असल जो एग्जीक्यूटिव होता है कंट्री का वो प्राइम मिनिस्टर होता है या उसकी कैबिनेट होती है, और वो लोगों के सामने जवाबदेह होते हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं था। 1919 के जो एक्ट है इसको जब दिया जाने लगा तो इस हवाले से जो एतराज़ात उठाए गए थे 1909 के एक्ट पर, उनको भी लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखा जाना चाहिए था। और वो एतराज़ात एक गवर्नर जनरल की पावर के हवाले से थे, उसकी जो जुरिस्डिक्शन थी वो इतनी हाई कैलिबर की थी कि वो इवन जो यूनानिमस डिसीजन था उस लेजिस्लेटिव असेंबली का, जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसको वो नल एंड वाइड करार दे सकता था। इसके अलावा और भी बहुत सारे उन्होंने तरीके रखे हुए थे, जिन तरीक़ों की बुनियाद पे वो अपनी जो सुपीरियरिटी है ब्रिटिश गवर्नमेंट की हिंदुस्तान में, उसको मेंटेन रखने में कामयाब हो सकते थे। मिसाल के तौर पर उन्होंने जो उसकी कंपोजिशन जो 1909 का एक्ट है उसमें जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो कंपोजिशन थी, वो कंपोजिशन उन्होंने ऐसी रखी कि उसमें जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे वो 33 थे, और 27 मेंबर्स जो थे वो इलेक्टेड थे। ज़ाहिर बात है मेजॉरिटी जो है वो 33 है, और एवरी डिसीजन इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस is made on the basis of the majority. ये पॉसिबल ही नहीं था कि वो 27 मेंबर्स जो हैं उनकी राय जो है उसको प्रमोट किया जा सके, या अगर वो डिफ़र करते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स की और सरकारी मेंबर्स की जो राय है उसको, और उनकी राय को एप्लीकेबल किया जा सके, या उनकी जो राय है उसके अकॉर्डिंगली कोई रेजोल्यूशन उसको असेंबली से पास करवाया जा सके, ये पॉसिबल नहीं था। दूसरा फिर ये भी पॉसिबल नहीं था कि वो लोग जिन्होंने बरह रास्त डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए इलेक्ट होना था वो एक इनडायरेक्ट प्रोसेस के ज़रिए इलेक्ट होते थे, और वो सैकड़ों की तादाद में लोग थे, वोटर्स थे, जिन्होंने उनको इलेक्ट करना था। लिहाजा हुकूमत के लिए ये नामुमकिन नहीं था कि वो उनको अंडर प्रेशर करे और वो उन लोगों को वोट दें जो हुकूमत की फेवर में थे। उन्होंने अपने तौर पर पूरी कोशिश की कि हिंदुस्तान के मामलात पर उनकी गिरफ्त जो है वो उसी तरह कायम रहे। दूसरा एतराज़ जो था उनका हिंदुस्तान के लोगों का, वो जो उन्होंने वेटेज दिया, वो जो उन्होंने हक दिया
हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जो सोसाइटीज़ के जो लीडर्स थे, सो कॉल्ड लीडर उनको कहना चाहिए, यानी लैंड लॉर्ड्स, मेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के मेंबर्स, इसी तरह यूनिवर्सिटी के जो सेनेट के मेंबर्स, इसी तरह जो लोकल बॉडीज़ के मेंबर्स थे, इनको वेटेज दिया गया और इनके इख्तियार में वो दिया गया कि इन्होंने ही वो मेंबर्स इलेक्ट करने हैं जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनेंगे। सो इस वेटेज पे एतराज़ था कि जनाब आप जब डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जब अडॉप्ट कर रहे हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंगली जो सिस्टम है उसको भी अडॉप्ट करें। आप एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट दें, हिंदुस्तान के हर शख्स को वोट देने का अहल करार दें जो भी उस एज पे 18 या 21 ईयर की जो एज है उस पर पूरा उतरता है। ये जो आपने क्वालिफिकेशन रखी हुई कितने मुरबा उसकी एकड़ उसकी अराजी हो, या वो मेंबर हो फलां लोकल बॉडी का, या वो मेंबर हो यूनिवर्सिटी सेनेट का, या मतलब वो किसी जो आपने क्वालिफिकेशन रखी हुई है वो तो इतनी स्ट्रिक्ट हैं कि उस पर आम कामन हिंदुस्तानी जो है वो उस पर पूरा ही नहीं उतर सकता। सो ये एक एतराज़ बड़ा था। आपको याद है कि 1905 में पिछले एक्ट में भी हमने इसको डिस्कस किया था कि इसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई और उसके अगेंस्ट, उस पार्टीशन के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आई हिंदू कम्युनिटी की तरफ से, और ख़ास तौर पे कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसने उनको सपोर्ट किया और बेशुमार फसादात हुए पूरे हिंदुस्तान में, हज़ारों लोग लुकमा अजल बने और नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ। लेकिन हुकूमत डटी रही और उन्होंने उस फैसले को वापस नहीं लिया। लेकिन फिर ये फैसला 1911 में जब वो एक्ट भी आ जाता है और उसके खिलाफ भी किसी किस्म की कोई एज पावरफुल रेजिस्टेंस नहीं आती, 1911 में उसी कांग्रेस को खुश करने के लिए वो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल थी उसका वो मुतालबा जो अब मुतालबा दमचोड़ तोड़ चुका था, उस मुतालबे को तस्लीम कर लिया। और इससे हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं उनके दिल में ये बात पहुंची, उनके दिल में ये, उनके जहन में ये बात गई कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे साथ वादे करती है हिंदुस्तान के लोगों के साथ और पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी के साथ, वो रिलायबल नहीं है, उन पे उन वादों पे वो अमल दरामद नहीं करती, तो लिहाजा अब ये काबिल भरोसा ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं रही। तो इससे मुसलमान जो है उसके दिल में और इंडियन जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है उसकी लीडरशिप के दिल में एक तरह का आप कह लें कि हेट्रेड पैदा हुई अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़। और अब 1911 में जब ये नल एंड वाइड होती है पार्टीशन ऑफ बंगाल और दोबारा यूनाइटेड बंगाल बनता है, तो इससे मुसलमानों की जो ख्वाहिशात थी उन पे एक तरह की जद पहुंचती है और वो रद्द कर दी जाती हैं। तो इससे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो भी अपनी ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करती है। उससे पहले तो उसके ऑब्जेक्टिव्स में था कि वो ब्रिटिश एम्पायर की जो लॉयल्टी है, ताज ऑफ बरतानिया जो है उसकी लॉयल्टी को यकीनी बनाएगी, हिंदुस्तान के जो मुसलमान कम्युनिटी है उसको इंश्योर करेगी कि वो ताज बरतानिया की वफादारी में रहें। इस तरह की थी जो टोटली एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके मैनिफेस्टो या उसके ऑब्जेक्टिव्स होने ही नहीं चाहिए। कांग्रेस के भी उससे पहले ऐसे ही थे। कांग्रेस का अगर आप उसकी इनिशियल जो हिस्ट्री है उसको पढ़ें तो वो तो बनाई ही अंग्रेज़ों ने थी, और उसमें जो रोल प्ले किया अंग्रेज़ गवर्नर्स ने और वायसरायज ने, वो उनकी सालाना मीटिंग्स जो होती थी दिसंबर के महीने में, उसमें वो अंग्रेज़ वायसराय को या गवर्नर्स को वो बुलाया करते थे। तो उसमें वो तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था बुनियादी तौर पे जिस पे अंग्रेज़ गवर्नमेंट के हवाले से जो हिंदुस्तान के लोगों के कंसर्न थे वो अंग्रेज़ों तक पहुँचाने होते थे। लेकिन बाद में जब वो हिंदुस्तान के लोगों की गिरफ्त में आती गई आहिस्ता आहिस्ता पार्टी, तो उसने भी अपना मैनिफेस्टो और अपने ऑब्जेक्टिव्स चेंज किए और मुस्लिम लीग ने भी चेंज किए। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को निकाला जाए और सेल्फ रूल की बात की जाए, स्वराज की बात की जाए। ये कांग्रेस का भी मुतालबा था और मुस्लिम लीग ने भी एनलमेंट ऑफ बंगाल की जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है इसके बाद ये अपने मुतालबात जो हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स जो उनको चेंज किया और उन्होंने भी स्वराज की बात की, उन्होंने भी सेल्फ रूल की बात की। और इन दोनों चीज़ों ने जब ऑब्जेक्टिव सेम हो गए तो इससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर होने के करीब आ गया। और 1913 में क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग का हिस्सा बनते हैं, वो ऑलरेडी कांग्रेस के मेंबर थे। सो वो एक ब्रिज साबित हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दरमियान। और अल्टीमेटली 1916 में लखनऊ के मकाम पर वो तारीख़ी मुआहदा हुआ जिसको हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। और ये लखनऊ पैक्ट मुस्लिम लीग यानी मुसलमानों और इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी जो हिंदू कम्युनिटी है उसके दरमियान एक मुआहदा हुआ कि अब हम इकट्ठे हो के वो जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल की कि इनको अलहदा करें और उस अलहदगी में इनकी ताकत जो है बिखरेगी और हमारे लिए रूल करना आसान हो जाएगा। तो अब हम यूनाइटेड हो के इनको हिंदुस्तान से आसानी से निकाल सकेंगे। एक और पॉइंट
और वो पॉइंट ये है कि 1914 में 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू होती है, पहली जंग अजीम शुरू होती है, और इस जंग अजीम में अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से मैन पावर चाहिए थी, फौजी चाहिए थे, भर्ती के लिए सिपाही चाहिए थे। सो इस वास्ते उन्होंने कांग्रेस को भी अप्रोच किया और उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी अप्रोच किया। कांग्रेस ने खुलम खुला दोनों वार्स में, इस वार में भी 1914 वाली वार में भी और 1939 वाली वार में भी, दोनों वार्स में सपोर्ट किया और भर्ती में उनका साथ दिया, और हिंदुस्तान से लोग जो हैं भर्ती, और हमारे हिंदुस्तान में जो मुसलमान लीडरशिप थी इन्होंने भी साथ दिया। गो कि वो इंडियन नेशनल गो कि वो जो साथ था, वो जो फेवर थी, वो जो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन थी, वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से नहीं थी, इंडिविजुअल लेवल पे थी, लेकिन हमारी लीडरशिप जो थी इन्होंने भी सपोर्ट किया और मुसलमान जो लीडर थे उन्होंने भी भर्ती में हिस्सा डाला। और इस तरह अब चूंकि अंग्रेजों को हिंदुस्तान से लोग चाहिए थे, मैन पावर चाहिए थी, इधर से एक प्रेशर बिल्ड हो रहा था, और ये प्रेशर इसलिए बिल्ड कर रहे थे ताकि हिंदुस्तान से अंग्रेजों को निकाला जा सके, उन्हें इनकी फेवर चाहिए थी। सो ये सारा जो सिनेरियो है, अगर आप इसको देखें तो इसमें अंग्रेज मजबूर थे कि वो एक और तरह की मराहत जो हिंदुस्तान के लोगों से वादा करें और मराहत दें। जैसे मैंने पहले पिछले लेक्चर में भी पॉलिसी ऑफ टाइटनिंग और पॉलिसी ऑफ रिलैक्सेशन की बात की थी, तो टाइटनिंग जो है अब वो रिलैक्सेशन में बदल रही है, और 1919 में जो रिफॉर्म्स हैं जिनको हम इंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, या जिनको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 के नाम से जानते हैं, ये इसका आगाज़ होता है। अब आपको ये याद होगा कि इस वक्त जब 1919 की हम बात करते हैं, तो इस वक्त हिंदुस्तान में जो वायसराय था, वो हिंदुस्तान का वायसराय जो था वो एडविन मोंटेग्यू था, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है ही वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सो इन दोनों ने आपस में कोऑर्डिनेट करके एडविन मोंटेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने, इन दोनों ने आपस में कोऑर्डिनेट किया और हिंदुस्तान के लोगों के लिए मराहत जो हैं उसके लिए एक कमेटी तश्कील दी, और उस कमेटी ने हिंदुस्तान के लोगों को मराहत देने के हवाले से वर्कआउट किया, और अल्टीमेटली इस कमेटी ने, या ये जो दोनों साहबान थे, इनकी सरकर्दगी में बनने वाली कमेटी जो है, उसने रिपोर्ट जुलाई 1918 में रिपोर्ट एक शाया की, और उसमें उन्होंने हिंदुस्तानियों से कुछ वादे किए। अब वो जो वादे थे जो आगे जाके 1919 का जो एक्ट है उसका हिस्सा बनते हैं, वो वादे मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने क्या कहा हिंदुस्तानियों को? उन्होंने कहा जी कि हम आपको जो लोकल बॉडीज का इंस्टीट्यूशन है इसमें हम कंप्लीट आपको कंट्रोल देंगे। वो क्या कहते हैं? कंप्लीट पॉपुलर कंट्रोल एज फार एज कंसर्न द लोकल बॉडीज इंस्टीट्यूशंस, यानी लोकल बॉडीज के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो इख्तियारात हैं वो तमाम के तमाम हिंदुस्तानियों को जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। दूसरी बात, इमीडिएट स्टेप्स टुवर्ड द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस वुड आल्सो बी अडॉप्टेड, यानी ये वादा भी किया कि जो सूबाई सतह पे जो हुकूमतें हैं, सूबों की जो हुकूमतें हैं, वो ज़ाहिर बात है उस वक्त 7 प्रोविंसेस थे हिंदुस्तान में। बाद में 1935 का जो एक्ट है उसमें 4 प्रोविंसेस मजीद बनाए गए और फिर 11 हो गए। तो उन 7 प्रोविंसेस में उन्होंने कहा कि जी हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो देंगे हिंदुस्तानियों को। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का जिक्र मैंने पिछली दफ़ा भी किया था और अब एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूँ। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वो होती है जो लोगों के सामने जवाबदेह होती है, और वो लोगों की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है, यानी उसको लोग इलेक्ट करके हुकूमत बनाते हैं। जैसे अब हमारी हुकूमत बनती है, हिंदुस्तान में बनती है, बांग्लादेश में बनती है, किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट में जब लोग वोट दे के अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं और वो नुमाइंदे उनकी हुकूमत को फॉर्म करते हैं और एग्जीक्यूटिव को तख्लीक करते हैं, तो वो हुकूमत चूंकि पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होती है, और पार्लियामेंट किन लोगों पर मुश्तमिल होती है? पार्लियामेंट ज़ाहिर बात है अवाम के नुमाइंदों पर मुश्तमिल होती है, और अवाम के नुमाइंदे इनडायरेक्टली लोगों के सामने जवाबदेह होते हैं। तो इस तरह जो गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट होती है, वो इनडायरेक्टली लोगों के सामने जवाबदेह होती है। तो उन्होंने कहा जी कि हम सूबों की सतह पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो हिंदुस्तानियों को देंगे। इसके अलावा जो इंडियन गवर्नमेंट है, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, ये कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल रहेगी ब्रिटिश पार्लियामेंट के। ये उन्होंने इसके साथ वाजे कर दिया कि सूबों की सतह पर तो हम आपको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने का वादा कर रहे हैं, उस तरफ सोचने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो बरह रास्त ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होगी। इसके अलावा द कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ओवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड बी रिलैक्स, यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इस पर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल है
और इसके अलावा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है उसका जो कंट्रोल है, उस कंट्रोल को मिनिमाइज किया जाएगा, उसको कम किया जाएगा। और इसके साथ जैसे मैंने पहले कहा कि ये रिपोर्ट जो है ये वादा कर रही है कि सूबों की सतह पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। एक और बड़ा अहम आउटकम है इस रिपोर्ट की, और ये रिपोर्ट जो है इसमें एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को कायम करने की बात भी की गई, और 8 फरवरी 1921 को ये रिपोर्ट जो है ये जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस है ये होती है 8 फरवरी 1921। इसी एक्ट के बाद जब ये रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट के बाद ये एक्ट पास होता है 1919 का, और फिर उसका जो रिजल्ट है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो है उसकी सूरत में निकलता है। ये चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो है ये किन लोगों पर मुश्तमिल थी? आपको याद है कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बड़ी वजाहत के साथ और सरहद के साथ आपके सामने ये बात रखी थी कि हिंदुस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस जो है वो दो तरीकों से होती थी। जो प्रोविंसेस थे वो बरह रास्त ताज बरतानिया के कंट्रोल में थे, और कुछ हिस्सा हिंदुस्तान का जो 1/4 बनता है ऑलमोस्ट, ये हिस्सा जो है ये इनडायरेक्टली ताज बरतानिया के कंट्रोल में था, और ये वो हिस्सा है जो प्रिंसली स्टेट्स पर मुश्तमिल है। यहाँ पे जो देसी रियासतें थीं जिनको नेटिव प्रिंसेस जो हैं वो रूल कर रहे थे, और ये सारे के सारे जो रूलर्स थे इनके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मुख्तलिफ किस्म के मुहदे थे, और वो उन मुहदों को, उन एंगेजमेंट्स को, उन एग्रीमेंट्स को फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1858 में रिटेन रखा, उनको प्रोटेक्ट किया। सो ये उसी तरह ये चल रहे थे। तो सो ये जो 562 ये स्टेट्स थी, जैसे चौधरी मोहम्मद अली अपनी किताब जो है एमरजेंस ऑफ पाकिस्तान, उसमें इनकी तादाद, वैसे इस पर इख्तलाफ है, लेकिन चौधरी मोहम्मद हुसैन का सोर्स चूंकि ऑथेंटिक सोर्स है इसलिए मैं उसको कोट कर रहा हूं। उसने तादाद 562 बताई है, कुछ 565 भी बताते हैं, कुछ 632 भी बताते हैं। तो बहरहाल ऑथेंटिक जो सोर्स है मैं उसकी बात कर रहा हूं वो 562 है। तो ये 562 जो स्टेट्स थी, इनको स्टेट का जो स्ट्रक्चर है उसमें शामिल करने के लिए ये चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनाई गई 8 फरवरी 1921 को, और इसके मेंबर्स की तादाद 108 थी, यानी 562 स्टेट्स थी। तो उन स्टेट्स में कुछ बिल्कुल छोटी छोटी स्टेट्स थी, उनको मिला के एक स्टेट का दर्जा दे के उनका एक मेंबर लिया गया। तो इस तरह इनके टोटल मेंबर्स जो थे वो 108 थे, लेकिन इसके अलावा 12 एडिशनल मेंबर्स भी थे, और वो एडिशनल मेंबर जो हैं वो 127 स्टेट्स जो थी छोटी छोटी, उनको इख्तियार दिया गया कि वो इलेक्शन के जरिए उन 12 मेंबर्स को, एडिशनल मेंबर्स को वो इलेक्ट करें। सो वायसराय जो है उसको इख्तियार था कि ही वुड प्रिजाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, यानी वायसराय जो हिंदुस्तान का होगा वो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की मीटिंग्स को प्रिजाइड ओवर करेगा। और इसके अलावा इस चैम्बर को ये इख्तियार था कि वो अपना चांसलर और प्रो चांसलर जो है उसको भी वो इलेक्ट कर सकते थे, और वो उन्होंने इलेक्ट किया। A standing committee was formed to advise the Viceroy about the matters related to the Princess States. इस एक्ट के जरिए एक और जो कमेटी है वो भी तख्लीक की गई, और उस कमेटी का मकसद ये था कि वो हिंदुस्तान की इन रियासतों के मसाइल जो हैं वो उसके साथ डिस्कस कर सके, उसके साथ उस तक पहुंचा सके, वायसराय या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तक। सो ऑन द बेसिस ऑफ मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पब्लिश्ड इन जुलाई 1918, a bill was drafted with the name of Government of India Act 1919 and presented in the British Parliament. On the basis of the Montagu-Chelmsford report, the Government of India Act was introduced in the House of Commons by Mr. Montagu in June 1919. Mr. Montagu, Edwin Montagu, he was the Secretary of State for India, और उसने ये बिल जो है ये असेंबली में पेश किया, और ज़हरी बात है जून 1919 में इसने पेश किया, और इट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन 18 दिसंबर 1919। 18 दिसंबर 1919 को ये बिल असेंबली ने पास कर दिया, हाउस ऑफ कॉमन से पास हो गया, और अल्टीमेटली ये रॉयल असेंट के लिए भेजा गया, और 23 दिसंबर 1919 को रॉयल असेंट आ गई, क्राउन ने उस पर साइन कर दिए, और उसके बाद ये हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट कर दिया गया। अब इस एक्ट की तरफ आते हैं। ये तो सारा मैंने उसका पिछला सिनेरियो बैकग्राउंड आपके सामने रखा। अब इस एक्ट के जो मेन फीचर्स हैं, इसके जो सेलिएंट फीचर्स हैं, उनकी हम बात करेंगे। अब इसको आसान बनाने के लिए और समझाने के लिए मैंने इसकी मुख्तलिफ डिवीजन्स की हैं,
पावर्स के हवाले से, यानी गवर्नर जनरल की पावर्स, और इसी तरह फिर जो लेजिस्लेचर है वो कैसी बनी, उसकी पावर्स, इसी तरह इलेक्शन का प्रोसीजर, ड्यूरेशन और वगैरह वगैरह, फिर ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की गई हैं। सबसे पहले जो मेन ऑफिस है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का है। तो हम सबसे पहले इस एक्ट के जरिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उसके लिए जो अहकामात और जो प्रोविजंस बनाई गई उनको डिस्कस करेंगे, उसकी पावर्स और फंक्शंस की बात करेंगे। तो पहली बात, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज टू बी पेड आउट बाय द ब्रिटिश रेवेन्यू। हिंदुस्तान के लोगों का ये एक दरीना मुतालबा था कि ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है ये तो बरतानवी काबीना का हिस्सा है, वजीर है बरतानिया का, तो और इसके साथ इसकी जो कौंसल है उनके दफातर भी लंदन में मौजूद हैं और ये सारे के सारे वहाँ पे काम करते हैं। तो इनका जो खर्चा है, इनके ऑफिस का, इनकी तनख्वाहें, इनकी मराहत, वो हिंदुस्तान के खजाने से क्यों दी जाती हैं? तो ये चूंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक रुकन है जो भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होता है, और इसके अलावा वो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर भी होता है, तो लिहाजा इसकी तनख्वाह, मराहत और इसकी कौंसल की तमाम जो मराहत हैं, उसका जो भी खर्चा है, जो भी उसके एक्सपेंसेस आए, वो तो ब्रिटिश रेवेन्यू जो है उससे पे किए जाने चाहिए। तो ये मुतालबा हिंदुस्तान के लोगों का एक दरीना मुतालबा था। ये 1919 का जो ये एक्ट है इसमें तस्लीम कर लिया गया। इसके अलावा दूसरी बात, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कंटिन्यू टू पोजेस एंड एक्सरसाइज द पावर रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ इंडिया, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास वो जो पावर्स 1919 के एक्ट से पहले थी हिंदुस्तान के मामलात को हैंडल करने के हवाले से, वो पावर्स एज इट इज रहेंगी, उनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। गवर्नर जनरल वाज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस लंदन में है, लिहाजा उसके आर्डर्स जो हैं वो यहाँ पे उनको इंप्लीमेंट कौन करता था? गवर्नर जनरल। तो लिहाजा ये प्रोसीजर भी एज इट इज रखा गया कि हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल जो है उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया कि वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के आर्डर्स होंगे उनको हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट करेगा। और ज़ाहिर बात है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के जो आर्डर्स होंगे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के आर्डर्स नहीं होंगे, वो ब्रिटिश कैबिनेट के आर्डर होंगे, ब्रिटिश कैबिनेट की तरफ से मंजूर शुदा आर्डर्स होंगे। और प्राइम मिनिस्टर की सुपरविजन में चूंकि कैबिनेट के इजलासेस होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर, उस काबीना के जो अहकामात हैं वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के जरिए गवर्नर जनरल की जिम्मेदारी थी कि वो हिंदुस्तान में उनको अप्लाई करे, उनको इंप्लीमेंट करे। तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हवाले से कुछ जो मालूमात थी इस एक्ट के हवाले से, वो मैंने आपके सामने रखी। इसके बाद लेजिस्लेचर की बात करेंगे हम। पहले तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जिसके 60 मेंबर्स थे, उनमें से 33 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेटेड थे, और उसमें से जो 27 मेंबर्स थे उनको इलेक्शन के ज़रिए इलेक्ट किया जाना था बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, हिंदुस्तानियों की तरफ से। तो अब इस लेजिस्लेचर का जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चेंज की गई। अब तब्दीली क्या थी? तब्दीली ये थी कि पहले तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ एक इदारा था, अब इसके 2 इदारे बनाए गए। Bicameral legislature was introduced under the Government of India Act 1919। इसके 2 हाउसेस थे बाइकैमरल। अपर हाउस जो था उसका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अपर हाउस जैसे हमारी जो मौजूदा असेंबली है पाकिस्तान की, जो पार्लियामेंट है, दिस इज आल्सो बाइकैमरल पार्लियामेंट। इसका जो अपर हाउस है उसको हम सेनेट कहते हैं, लोअर हाउस को हम नेशनल असेंबली कहते हैं। इसी तनाजुर में आपने वो देखना है कि 1919 में भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर बनाई गई, और उस बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है उसका जो अपर हाउस है उसको हाउस ऑफ स्टेट्स का नाम दिया गया, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम दिया गया, और जो लोअर हाउस है उसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम दिया गया। लोअर हाउस जो अवामी हाउस होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है लोगों का, उस हाउस को उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम दिया। इसको अगर आप कंपेयर करें मौजूदा हमारे सेटअप से, तो ये नेशनल असेंबली के बराबर है। ये नेशनल असेंबली आप इसको समझ लें या उसके इक्वल समझ लें, और जो हाउस ऑफ या काउंसिल ऑफ स्टेट्स है इसको आप पाकिस्तान की सेनेट के हवाले से देख लें। इसी तरह अगर हिंदुस्तान से कंपेयर करेंगे तो राज्यसभा और जो लोकसभा है उससे आप इसको कंपेयर करेंगे। इलेक्शन का प्रोसीजर भी अब इसमें चेंज किया गया 1919 में। 1909 में तो आपको पता है कि इनडायरेक्ट प्रोसेस जो था इलेक्शन का वो अडॉप्ट किया गया था। यहाँ पे डायरेक्ट जो इलेक्शन प्रोसेस है या मेथड है उसको अडॉप्ट किया गया। डायरेक्ट मेथड वाज अडॉप्टेड फॉर द बोथ लेजिस्लेटिव हाउसेज, अपर हाउस के लिए भी इलेक्शन और लोअर हाउस के लिए भी इलेक्शन। यानी काउंसिल ऑफ स्टेट का जो मेंबर्स हैं वो भी इलेक्शन के जरिए इलेक्ट किए जाएंगे और उनका इलेक्शन भी डायरेक्ट होगा, और जो लोअर हाउस है
जिसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम दिया गया, उसके मेंबर्स जो हैं उनका भी इलेक्शन होगा और इलेक्शन के जरिए वो इलेक्ट होंगे। अब इनकी ड्यूरेशन की बात भी की गई। जो अपर हाउस है उसकी ड्यूरेशन जो है काउंसिल ऑफ स्टेट की वो 5 साल रखी गई, और जो लोअर हाउस है जिसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम दिया गया उसकी मुद्दत 5 साल रखी गई। अब पाकिस्तान की सेनेट को अगर आप देखें तो उसकी मुद्दत 6 साल है। एक मेंबर जब इलेक्ट होता है तो वो 6 साल के लिए होता है, और नेशनल असेंबली का मेंबर जो है वो 5 साल के लिए इलेक्ट होता है। तो ये डिफरेंस होता है। तो वहां पे भी उसकी मुद्दत जो है अपर हाउस की यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स की वो 5 साल रखी गई, और जो लोअर हाउस था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली उसके मेंबर्स की मुद्दत जो है या उसकी ड्यूरेशन जो है वो 3 साल रखी गई। अब इसकी पावर्स के हवाले से जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस के हवाले से, द गवर्नर जनरल हैड द पावर टू समन, प्रोराग एंड डिसॉल्व द असेंबली। ही कुड आल्सो एड्रेस बोथ द हाउसेस। यानी गवर्नर जनरल जो है हिंदुस्तान का, उसको ये इख्तियार था कि वो असेंबली का इजलास बुला भी सकता है, उसको मुलतवी भी कर सकता है, और इसी तरह असेंबली को डिसॉल्व करने का इख्तियार भी उसके पास था। अब इसको भी अगर आप मौजूदा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके तनाजुर में देखेंगे तो पाकिस्तान का जो मौजूदा इस वक्त इंप्लीमेंटेड आइन है उसमें पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स नहीं है कि वो जो असेंबली को डिसॉल्व कर सके। हाँ, वो डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कहेगा, एडवाइस करेगा, तो फिर उसके पास कोई चारा नहीं, वो उसको डिसॉल्व करेगा। लेकिन यहाँ पे 1919 में जो पावर गवर्नर जनरल के पास हैं, जो वायसराय के पास हैं, उसको किसी के मशवरे की जरूरत नहीं। वो जब चाहे, जब ये समझे कि ये असेंबली प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही, या अगर ये स्टेट की इंटरेस्ट जो है उसके खिलाफ काम कर रही है, तो वो उसको डिसॉल्व करने का इख्तियार रखता था। अपनी जजमेंट की बुनियाद पे, अपनी डिस्क्रिशन पे उसको वो डिसॉल्व कर सकता था। इसके अलावा उसको ये भी इख्तियार था कि वो जब चाहे असेंबली को, दोनों हाउसेज को, पार्लियामेंट को, जो लेजिस्लेचर है उसको एड्रेस भी कर सकता है, खिताब भी कर सकता है, उनको जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की उस हवाले से उनको ब्रीफिंग भी दे सकता है। अगली बात, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हैड द पावर टू मेक लॉज फॉर द ब्रिटिश इंडिया। असेंबली के पास ये इख्तियार था कि वो हिंदुस्तान जो है इसके हवाले से मुख्तलिफ जो मैटर्स हैं उनके हवाले से आइन कानून साजी कर सकती थी। और इसके अलावा इसको ये भी पावर दी गई कि हिंदुस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं उनके हवाले से भी वो कानून साजी कर सके। यानी हिंदुस्तान के तमाम मामला जो सिविल मामला थे उनके हवाले से भी, और आर्म फोर्सेस के हवाले से भी कानून साजी का इख्तियार इसको दिया गया। इट कुड आल्सो रिपेल और अमेंड लॉज। ये किसी पहले से मौजूद कानून में तब्दीली भी कर सकती थी और उसको रिपेल भी कर सकती थी, खत्म भी कर। बट प्रायर सैंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल वाज रिक्वायर्ड टू मेक अ लॉ फॉर द वायलेशन ऑफ एनी हाई कोर्ट। लेकिन अगर असेंबली कोई ऐसा कानून बनाना चाहती है जो किसी सूबे की हाई कोर्ट को खत्म करने के हवाले से है, तो ऐसा करने से पहले उन्हें गवर्नर जनरल से इजाजत लेनी होगी। यानी अगर किसी हाई कोर्ट के खात्मे का कोई बिल असेंबली में पेश करना चाह रहे हैं और उसको पास करना चाह रहे हैं, तो ये बिल उस वक्त पास होगा या पेश इवन असेंबली में किया जाएगा जब गवर्नर जनरल की असेंट आ जाएगी, उसकी रजामंदी आ जाएगी। इसके अलावा भी गवर्नर जनरल की प्रायर सैंक्शन मुख्तलिफ मैटर्स में चाहिए होती थी। कुछ और एरियाज भी हैं जिनमें अगर कोई बिल पास करना होगा तो वो उस पहले पूछना पड़ेगा गवर्नर जनरल से कि क्या इस हवाले से हम बिल असेंबली में पेश कर सकते हैं। वो क्या है? पहला, अगर कोई मैटर पब्लिक डेट और पब्लिक रेवेन्यू ऑफ इंडिया के बारे में, यानी अगर कोई बिल जो है असेंबली में पब्लिक डेट और पब्लिक रेवेन्यू ऑफ इंडिया इस हवाले से पेश किया जाना चाह रहा है, बिल पेश किया जा रहा है कि उसके बारे में नया एक्ट बनाना है या किसी से पहले से मौजूदा एक्ट में कोई चेंज करनी है, तो उस हवाले से भी अगर कोई इकदाम असेंबली करना चाह रही है तो उसे पूछना पड़ेगा पहले। प्रायर सैंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल वाज रिक्वायर्ड देयर। इसके अलावा रिलीजन और रिलीजियस अफेयर्स, यानी किसी भी मजहब के बारे में या मजहबी मामलात के बारे में या मजहबी जो हकूक हैं, रिलीजियस राइट्स जो हैं, उनके बारे में अगर कोई बिल असेंबली में पास करना चाह रही है असेंबली, या असेंबली में पेश किया जाना चाह रहा है किसी मेंबर की तरफ से, तो वो बिल भी प्रायर सैंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल ही पेश किया जाएगा, अदरवाइज उसको पेश करने की जरूरत नहीं है और ना ही वो पेश किया जा सकता है। इसके अलावा डिसिप्लिन एंड मेंटेनेंस ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया, यानी हिंदुस्तान की फिजाई, बर्री और बहरी अफवाज जो हैं उनके डिसिप्लिन और उनकी मेंटेनेंस के हवाले से भी अगर कोई बिल असेंबली में पेश किया जाना है तो वो भी, यानी लॉ बनाने के लिए, तो उसके भी प्रायर सैंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल जो है वो लेनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर ये असेंबली हिंदुस्तान के फॉरेन रिलेशन के हवाले से
खारजा पॉलिसी के हवाले से कोई बिल असेंबली में लाना चाह रही है तो इस हवाले से भी गवर्नर जनरल से पहले पूछना पड़ेगा, उसकी प्रायर सैंक्शन जो है वो चाहिए होगी। अब बातें हैं जी, ये तो असेंबली और उसकी कंपोजिशन और उसके इख्तियारात की बात हो गई, उसके स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब गवर्नर जनरल के पास आते हैं। गवर्नर जनरल एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेक होल्डर है इस सारे सिस्टम का। उसकी पावर्स क्या हैं, उसके इख्तियारात क्या हैं, उनकी बात करेंगे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर द एक्ट ऑफ 1919 वाज एम्पावर्ड टू इशू ऑर्डिनेंसेस फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। यानी गवर्नर जनरल जो है उसको एम्पावर किया गया, उसको इख्तियार दिया गया कि अगर एमरजेंट कोई सिचुएशन डेवलप होती है, इमरजेंसी की सूरत हाल डेवलप होती है, तो उस सूरत में उसको ऑर्डिनेंसेस हुक्मनामे जारी करने की इजाजत थी और इस हुक्मनामे की, इस ऑर्डिनेंस की मुद्दत जो है वो 6 माह के लिए होगी। अगर तो असेंबली इसको परमानेंट लॉ बनाना चाहती है तो उन 6 महीनों में उसको असेंबली में बिल की सूरत में पेश किया जाएगा और वो लॉ बन जाएगा। लेकिन अगर असेंबली उसको लॉ नहीं बनाती तो 6 महीने की मुद्दत के बाद ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाएगा, नल एंड वाइड करार पाएगा। ही हैड द पावर्स ऑफ वीटो अगेंस्ट एनी बिल पास बाय द असेंबली। अगर असेंबली कोई बिल पास कर देती है और गवर्नर जनरल के पास वो असेंट के लिए जाता है, तो गवर्नर जनरल के पास ये इख्तियार था कि अगर वो यूनैनिमस मेजॉरिटी की बुनियाद पे भी बिल पास होता है, यानी कि सारे के सारे मेंबर असेंबली के जितने भी हैं वो दोनों हाउसेज के मेंबर उसको पास कर देते हैं और कोई भी इख्तिलाफ नहीं है, तो भी गवर्नर जनरल वाज एम्पावर्ड टू रिजेक्ट द बिल। उसके पास ये इख्तियार था कि वो उसको रिजेक्ट कर दे। यानी वो बाउंड नहीं था कि असेंबली ने अब पास कर दिया है तो अब उसको साइन करने पड़ेंगे, नहीं, वो उसके लिए ये लाजिम नहीं था, वो उसको रिजेक्ट कर सकता था। अगर वो ये समझता था कि ये हिंदुस्तान में ब्रिटिश गवर्नमेंट की और ब्रिटिश जो क्राउन है उसके मफादात के खिलाफ है ये बिल, तो वो उसको रिजेक्ट करने का हक रखता था और आईनी तौर पर वो उसको रिजेक्ट कर सकता था। ये एक्ट जो है उसको ऑथोराइज करता था। ही कुड रिटर्न और विद होल्ड हिज असेंट। वो बिल अगर उसके पास जाता है, वो कहता है कि जी इसमें कोई तब्दीली की जरूरत है, वो उस पर असेंट देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मैं आपको वापस भेजता हूं, आप इस पर दोबारा बहस करें और इसमें कुछ चेंजेस करें, तो उसको रिटर्न भी कर सकता है। और अगर वो ये समझता है कि नहीं, इसको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है और इस पर साइन करने की जरूरत भी नहीं है, उस अपने पास ही रख लेता है, उसको ना वापस करता है ना उसको उस पर साइन करता है, तो वो बिल ऑटोमेटिकली फिर नल एंड वाइड करार पाएगा, क्योंकि उसने असेंबली के पास साइनों के साथ, उसके साइनों के साथ जब तक वो वापस नहीं जाएगा उस वक्त तक वो बिल एक्ट की सूरत इख्तियार नहीं करता। इसके अलावा जो ब्रिटिश क्राउन है, देखिए ना आप यहां पे एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि ब्रिटिश सरकार ने हिंदुस्तान में किस तरह अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन इकदाम किए हुए थे। यानी अगर गवर्नर जनरल जो है उसको इतना आपने एम्पावर कर दिया है कि वो अपनी डिस्क्रिशन पे, अपनी जजमेंट की बुनियाद पर असेंबली का यूनानिमस डिसीजन उसको रिजेक्ट कर सकता है, तो फिर आप उसके ऊपर भी एक चेक रख रहे हैं। उसके ऊपर भी एक चेक था कि अगर गवर्नर जनरल भी साइन कर देता है तो क्राउन के पास ये पावर थी कि वो उस बिल को रिजेक्ट कर दे, और क्राउन जो है उम्मीद तौर पे उस पर साइन नहीं करता बिलों पे, गवर्नर जनरल के साइनों से बिल पास हो जाता है। लेकिन अगर साल 2 साल 3 साल बाद ये पता लगता है कि ये बिल जो असेंबली ने पास किया था और इस पे गवर्नर जनरल ने साइन कर दिए थे, एक्ट की सूरत में, लॉ की सूरत में इंप्लीमेंट हो चुका है, इसके नतायज ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं, तो अब क्राउन के पास ये पावर थी कि वो उसको नल एंड वाइड करार दे दे। तो ये एक दोहरा चेक था उस पे, यानी उस बिल पे, ताकि हिंदुस्तान में ब्रिटिश जो एम्पायर है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, उसके मफादात जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। बजट के हवाले से असेंबली आम आप देखते हैं कि हर साल बजट आता है और हर असेंबली जो है बजट को पास करती है, लेकिन उस वक्त जो असेंबली के पास इख्तियार था वो बजट के हवाले से वो ये था कि सेंट्रल बजट वाज प्रेजेंटेड बिफोर द सेंट्रल लेजिस्लेचर इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स फॉर ग्रांट। यानी ये कोई इस तरह का बिल नहीं था कि जैसे हमारे यहाँ आमतौर पे अब बजट जो है वो पेश किया जाता है, सारे आमदनी और अखराजात का तखमीना दिया जाता है। नहीं, उस वक्त जो बजट था वो डिमांड्स की सूरत में होता था कि जी ये डिमांड्स हैं, इस हवाले से जो बजट है वो एलोकेट किया जाए और असेंबली के सामने वो पेश किया जाता था। असेंबली उसकी मंजूरी दे देती थी, लेकिन ये इम्प्लीमेंट करना हुकूमत के लिए लाजिम नहीं था, वो सिर्फ सजेशंस होती थी, हुकूमत की मर्जी है उस पर अमल दरामद करे या ना करे। अब एक और अहम चीज़ जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा और जिसकी बुनियाद पे इस एक्ट को पहचाना जाता है, जिसकी बुनियाद पे ये एक्ट जाना जाता है, जैसे मैंने पिछले एक्ट में कहा था ना कि 1909 का एक्ट जो है, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स हैं, इनकी पहचान है कि इस एक्ट में हिंदुस्तान के मुसलमानों को राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट मिला। यानी जब भी आपसे कोई पूछेगा कि वो कौन सा एक्ट है जिसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों को राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट मिला, जुदागाना इंतखाबात का हक मिला, तो आप फौरन 1909 की तरफ जाएंगे, आप कहेंगे कि जी मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स मिला।
इसी तरह इस बिल की भी एक पहचान है, इस एक्ट की भी एक पहचान है। इस एक्ट की पहचान है सिस्टम ऑफ डायरकी। ये सिस्टम ऑफ डायरकी क्या है? It is a partially responsible government which was introduced in provinces in the form of diarchy, that is a dual system of government। यानी ये जो सिस्टम है, ये पार्शली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंसेस की सतह पे, पूरे मुल्क में नहीं, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वहां पे ये डायरकी सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया, बल्कि सिर्फ सूबों की सतह पे। तो ये एक डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था। कैसे था? सूबों में चूंकि फेडरेशन करार दिया गया था, हर आइन जो है उसमें हिंदुस्तान को फेडरेशन करार दिया गया, और हिंदुस्तान में जब फेडरेशन डिक्लेयर होती है तो उसमें फेडरेशन का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है स्टेट का जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होती है, सूबों के दरमियान, यूनिट्स के दरमियान और मरकज के दरमियान और फेडरेशन के दरमियान पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जो और पावर की वो डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है, और जो पावर मरकज के पास होती हैं उनमें सूबों को मुदाखलत की गुंजाइश नहीं होती, और जो पावर सूबों के पास होती हैं उनमें मरकज मुदाखलत नहीं करता। ये एक आइडियल सिचुएशन है फेडरेशन की, लेकिन अमूमी तौर पर ऐसा होता नहीं है, सिवाय चंद एक ममालिक के, खासतौर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करूंगा कि वहाँ पे वो जो फेडरेशन है वो एक आइडियल फेडरेशन है, और वो एग्जाम्पल है तमाम दुनिया के लिए एक फेडरल सेटअप के लिए। हमारे यहाँ भी है, हिंदुस्तान में भी फेडरेशन है, पाकिस्तान में भी फेडरेशन है, और भी दुनिया के बेशुमार ममालिक में फेडरेशन है, लेकिन इनको आप उस तरह की फेडरेशन नहीं कह सकते जो अमेरिका में एप्लीकेबल है। सो यहाँ पे एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है कि सूबों के पास कुछ पावर्स हैं और कुछ पावर मरकज के पास हैं। वो किस तरह होती हैं? वो लिस्ट्स होती हैं, जिन लिस्टों के जरिए आइन में वो लिस्ट दी जाती हैं। अमूमी तौर पर 3 किस्म की लिस्टें होती हैं। उनमें से एक लिस्ट जो होती है उनको फेडरल लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट कहते हैं। इस लिस्ट में वफाक के पास, मरकज के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो महकमाजात होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, और जिन पे वो लेजिस्लेशन, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जिस पे लेजिस्लेशन कर सकती है, आइन कानून साजी कर सकती है, वो महकमाजात और सब्जेक्ट्स उसमें शामिल होते हैं। एक होती है प्रोविंशियल लिस्ट, इसमें वो अमूर शामिल होते हैं जिन पे सूबाई असेंबलियां जो हैं वो लेजिस्लेशन करती हैं, उन पे आइन साजी, कानून साजी करती हैं। और एक और लिस्ट भी होती है जो कंकरेंट लिस्ट कहलाती है, जिसको हम मुतसिल्ला अमूर की लिस्ट कहते हैं, जिसको हम मुश्तरका अमूर की लिस्ट कहते हैं। इसमें वो अमूर शामिल होते हैं, वो सब्जेक्ट शामिल होते हैं जिन पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली भी कानून साजी कर सकती है और सूबे की असेंबली भी कानून साजी कर सकती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन जहन में आ सकता है और आना भी चाहिए कि अगर दोनों असेंबलियां उस एक ही मैटर पे कानून बनाती हैं और वो कानून आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, एक दूसरे के मुतसादिम होते हैं, तो फिर क्या बनेगा? फिर कौन सा कानून एप्लीकेबल होगा? तो ये हर आइन में ये लिखा होता है, और इस 1919 के आइन में भी ये बात मौजूद थी कि फिर मरकज का जो कानून है, मरकजी लेजिस्लेचर का जो कानून है वो इंप्लीमेंट होगा, और सूबे की लेजिस्लेचर का या असेंबली का बनाया हुआ कानून वो नल एंड वाइड करार पाएगा। अब सूबे की सतह पे जो सब्जेक्ट सूबों को दिए गए थे, उन सब्जेक्ट्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। यानी टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं हिंदुस्तान के, जो जितने भी महकमाजात हैं, उनको तकसीम किया गया मरकज और सूबों के दरमियान। कुछ तो कंप्लीटली मरकज के पास थे, उनके सूबों का कोई इख्तियार नहीं था कि उनको मुदाखलत करे। अब जो सूबों के पास इख्तियार थे उनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। कुछ सब्जेक्ट्स और महकमाजात जो हैं उनको ट्रांसफर कर दिया गया, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स का नाम दिया गया, और कुछ को रिजर्व सब्जेक्ट्स का नाम दिया गया। ट्रांसफर सब्जेक्ट्स वो थे जो हिंदुस्तान के अवाम के नुमाइंदों को दिए गए, यानी जो सूबों की असेंबली थी उसमें जो अवामी नुमाइंदे थे उनमें से वजीर लिए गए, और ये ट्रांसफर सब्जेक्ट्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनकी जो गवर्नेंस है, वो उन वज़रा को दी गई। और जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे वो उन लोगों के पास थे जो नॉमिनेटेड थे, जो अमूमन तौर पर इंडियन सिविल सर्विसेज से ताल्लुक़ रखते होते थे, उनको दिए गए। तो लिहाजा ये जो इंडियन सिविल सर्विसेज के लोग थे या नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल या गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोविंस, उनके पास जो थे वो रिजर्व सब्जेक्ट्स कहलवाए। सो डिपार्टमेंट लाइक एजुकेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, इंडस्ट्रीज एंड सो ऑन, दीज वर दी ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। यानी ये वो महकमे हैं जिनको ट्रांसफर किया गया और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन हिंदुस्तानियों को दी गई। रिजर्व सब्जेक्ट्स जो हैं उनमें पुलिस थी, इसके अलावा डिपार्टमेंट एज पुलिस,
administration, finance, land revenue, irrigation. These are the subjects which were covered under the title of reserve subjects. So ये वो सब्जेक्ट हैं जो ICS को या नॉमिनेटेड लोगों को दिए गए। तो इस तरह सब्जेक्ट्स की तकसीम हुई। कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो हिंदुस्तान के लोगों को, सूबे की आवाम के नुमाइंदों को दिए गए, उनको हमने ट्रांसफर सब्जेक्ट्स का नाम दिया। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो ट्रांसफर नहीं किए गए, इनकी पावर्स जो हैं वो उन्हीं लोगों के पास रहीं, यानी गवर्नर के जो नुमाइंदे हैं, जो नॉमिनेटेड लोग हैं, जो अमूमी तौर पर इंडियन सिविल सर्विसेज से ताल्लुक़ रखते होते थे, उनको दी गई। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बड़ी अहम है, और वो चीज़ ये है कि जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट भी एक तरह से मरहून मिन्नत थे उन सब्जेक्ट्स के जो रिजर्व रखे गए थे। मिसाल के तौर पर अगर एजुकेशन के हवाले से कोई प्रोजेक्ट लगाना है, कोई स्कूल बनाना है, कोई कॉलेज बनाना है, कोई यूनिवर्सिटी डेवलप करनी है, कोई मुलाजमत, टीचर्स को मुलाजमत देनी है, उनको रिक्रूट करना है, तो उसके लिए फाइनेंस चाहिए। इसी तरह दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके हवाले से, पब्लिक हेल्थ के हवाले से चाहिए, सरमाया चाहिए। तो ये सरमाया कहाँ से मिलता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट से मिलता है। और फाइनेंस डिपार्टमेंट कहाँ पे है? वो ज़ाहिर बात है रिजर्व सब्जेक्ट्स में। तो ये इनडायरेक्टली ये सब्जेक्ट्स जो हैं जिनको हम ट्रांसफर सब्जेक्ट्स कहते हैं, ये भी इनडायरेक्टली कंट्रोल में उन्हीं ICS अफसरान के और हुकूमत के कंट्रोल में थे। तो ये भी चूँकि फाइनेंसेस के हवाले से इन्होंने उनसे डिमांड करनी थी, अगर वो फाइनेंस नहीं देते, वो सरमाया नहीं देते, तो कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। इस वास्ते ये सब्जेक्ट भी इनडायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ICS आर नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट ऑफ द गवर्नर होते थे। अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन की मैंने बात की, मरकज़ी हुकूमत और सूबों की हुकूमत के दरमियान जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है उसकी मैंने बात की। उस हवाले से मैंने 3 लिस्टों का जिक्र किया। इस एक्ट में 2 लिस्टें इंट्रोड्यूस करवाई गई, एक सेंट्रल लिस्ट थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव लिस्ट थी, और एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट थी। अब इन दोनों लिस्टों के हवाले से जो इख्तियारात की तकसीम थी, जो सब्जेक्ट्स की तकसीम थी, वो मैं आपके गोश गुजार करता हूँ और फिर इसको हम ख़त्म करते हैं। जो सेंट्रल लिस्ट थी, इसमें जो महकमाजात थे वो डिफेंस था, फॉरेन अफेयर्स थे, पॉलिटिकल रिलेशन विद अदर कंट्रीज ये उसमें शामिल था, पब्लिक डेट था, टैरिफ्स एंड कस्टम था, पोस्ट एंड टेलीग्राफ था, करेंसी थी, कॉपीराइट्स था, कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट था, कॉमर्स एंड शिपिंग एंड कोर्ट्स वगैरह। ये यहाँ तक महदूद नहीं, और भी थे, ये एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये आम मारूफ जो सब्जेक्ट्स थे, ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो लिस्ट थी या सेंट्रल लिस्ट जिसको आप कहेंगे, उसमें शामिल थे। सूबों के पास जो लिस्ट थी जिसको हम प्रोविंशियल लिस्ट कहेंगे, उसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, health and sanitation and medical administration, education, public works, water supply, famine relief, agriculture and forest, cooperative societies, law and order and justice, police and jails. ये सब्जेक्ट्स जो हैं ये सूबों के इख्तियारात में थे, या सूबों की जो लिस्ट है ये जिसको प्रोविंशियल लिस्ट कहते हैं उसमें शामिल थे। सो ये एक मैंने बड़ा सिरहात और वजाहत के साथ इसके जो सेलिएंट फीचर्स हैं 1919 का जो एक्ट है जिसको हम चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, ये मैंने आपके सामने रखी। इस हवाले से अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को अगले लेक्चर में एड्रेस कर दूंगा, या फिर मैं आपको कमेंट्स, जब आप कमेंट करेंगे तो मैं उसमें भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। और उम्मीद तौर पे मैं यही करता हूं कि जहां पे कोई कमेंट आता है तो मैं उसी वक्त उसका रिप्लाई कर देता हूं। तो आपसे ये गुजारिश है कि आपकी फीडबैक जो है वो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप फीडबैक देंगे तो उससे ये होगा कि मैं इनकरेज होऊंगा और मैं और अच्छे से अच्छे तरीके से आपके लिए काम करूंगा, और आपको आपकी पढ़ाई के हवाले से, और आपकी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जा रहे हैं तो उस हवाले से, आपकी तैयारी के हवाले से मैं कुछ चीज़ें इसमें शामिल करूंगा। तो मैं अपने तौर पे तो पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी कुछ एरियाज़ ऐसे हो सकते हैं जो मिस हो गए हों, तो आपने मुझे फीडबैक ज़रूर देनी है। तो थैंक यू सो मच। इंशाअल्लाह ये हमारा चौथा लेक्चर है, और 5वें लेक्चर में हम इंशाअल्लाह और टॉपिक के साथ जिसका ताल्लुक भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के साथ होगा हिंदुस्तान में, और प्री पार्टीशन पीरियड में उसको लेके अगले क्लास में आपके साथ हाजिर हूँगा। उसमें मैं कोशिश करूँगा कि ये 14 पॉइंट्स और नेहरू रिपोर्ट जो है और साइमन कमीशन जो है उसका जिक्र करूँ, और फिर उसके बाद जो कम्युनल अवार्ड आया उसका जिक्र करूँ, और ये एक लेक्चर यहाँ तक मैं बनाऊँगा। और उसके बाद फिर 1935 का जो